Good morning, students. Class 8th हमारे अतीत थर्ड सामाजिक विज्ञान में विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं सोशल साइंस का अध्यापक आज संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 18-12 को चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। आखिरी शक्तिशाली बादशाह मुगल साम्राज्य में औरंगजेब थे। इसको अंडरलाइन कर लें बच्चों। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु का सन लिख लेंगे आप 1707। मृत्यु के बाद सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। जो अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य था वह व्यापार था, परंतु वह कैसे इस पूरे देश के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर सके, ये एक सोचने वाला बिंदु था। आगे देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद करके उन्हें यूरोप में उच्च कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बच करके ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद करके उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी उससे एक चार्टर यानी इजाज़तनामा ले लिया था, और इजाज़तनामे का अर्थ ये था इस चार्टर का कि कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी यहाँ आकर के व्यापार नहीं करेगी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सका। जब तक इंग्लैंड में जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री वास्को गामा ने ही की थी। 1498 पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद
फ्रांसीसी व्यापारियों भी सामने आ गए हैं। जब तक अंग्रेज अपने पांव फैलाते, वो इंग्लैंड की कंपनी अपने पांव फैलाती, तब तक पुर्तगाली भी यहाँ आ चुके थे और पुर्तगालियों में ही सबसे पहले वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। कुछ समय बाद भी फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। उनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था। वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे, लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कब शुरू हुई थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहते थे? फैक्टर। फैक्टर का किसे कहते हैं? व्यापारियों को, जो इस कंपनी के तहत चलते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनसे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। इससे एक गांव काता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ने औरंगजेब को राजी कर लिया था कि वह एक ऐसा फरमान सुना दे जिसमें कि बिना शर्त के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों करते? व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी हद तक बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और
उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों का परिणाम प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में हुआ। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने की तैयार नहीं थे तो उन्हें 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद से भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला खान को खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारी भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखाना करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसने बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे।
कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ी थी। इसकी वजह से ही यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रखी गई थी। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कोलकाता में किलों और दफ्तरों का निर्माण भी की लागत उठा सकती थी। देखिए, आपको इसमें आज प्रश्न करके लाने हैं। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ और उसके क्या परिणाम निकले। और दूसरा प्रश्न करके लाना है, नवाबों की क्या शिकायतें थी। तीसरा प्रश्न करके लाना है आपको, सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब आई थी और कहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया था। कल हम इसके शेष पाठ को पढ़ेंगे। तब तक आपको इन तीनों प्रश्नों के आंसर अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।